हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज एक नए टॉपिक के साथ आंतरिक प्रवाह की नदियाँ करेंगे दोस्तों। इस वीडियो में हम तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले जिस नदी की बारे में बात करेंगे वो नदी है घग्गर नदी। ठीक है दोस्तों, घग्गर नदी के बारे में बात करें तो इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश की शिवालिक या कालका पहाड़ी से होता है और यह हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद पंजाब और हरियाणा में बहती हुई राजस्थान में हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव में प्रवेश करती है। यह नदी बटनेर में विलुप्त हो जाती है दोस्तों। ठीक है, बटनेर में विलुप्त हो जाती है जब इस नदी में वर्षा अधिक होती है तो इसका पानी पाकिस्तान के बहावलपुर के फोर्ट अब्बास नामक स्थान पर पहुंच जाता है। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 465 किलोमीटर है और राजस्थान में बहती है 100 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, हनुमानगढ़ में इस नदी के किनारे रंग महल व कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, कालीबंगा और रंग महल। हरियाणा में इस नदी के किनारे एक और सभ्यता है बनवाली सभ्यता। ठीक है दोस्तों, और जब इसका पानी पाकिस्तान में चला जाता है तो वह कहलाता है हकरा। यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे दोस्तों। बात करें इसके उपनाम की तो इसके उपनाम है सरस्वती नदी, नट नदी, नाली, मृत, सोतर। तो बात करें नट उपनाम की तो इसका नट नाम उपनाम कैसे पड़ा दोस्तों, क्योंकि यह कभी लुप्त हो जाती है इसलिए नट नाम इसका पड़ा। ठीक है दोस्तों, और राजस्थान में हिमालय का जल लाने वाली यह नदी एकमात्र है। घग्गर एकमात्र ऐसी नदी है जो उत्तर दिशा से राजस्थान में प्रवेश करती है। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। वैदिक काल में इस नदी को सरस्वती के नाम से जाना जाता था और बटनेर में विलुप्त होने के कारण इसे मर्त नदी कहते हैं। इसे राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। उद्गम स्थल पर कभी विलुप्त होने व कभी प्रवाहित होने के कारण इसे नट के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं अगले नदी की। बात करते हैं कांकणी नदी की। तो इसका उद्गम जैसलमेर के कोटड़ी गांव से होता है। यह नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। ठीक है दोस्तों, दो नदियों की बात कर ली, यह सबसे छोटी है। कितने किलोमीटर? 17 किलोमीटर। और इसके भी कई उपनाम हैं, जैसे कांकने, मसूरदी के नाम से जानी जाती है। कांकनी नदी के उद्गम स्थल पर मसूरदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। जहाँ से इसका उद्गम होता है वहाँ पर इसे क्या कहा जाता है? मसूरदी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं और भी कुछ इस नदी के बारे में जानेंगे। यह नदी जैसलमेर में बहती हुई मिट्टी खाड़ी नामक स्थान पर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। इस नदी पर जैसलमेर में काक गणेश जी का मंदिर स्थित है और यह जैसलमेर में बुद्ध झील को जल की व्यवस्था करवाती है। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों ये भी। आगे बात करते हैं कांतली नदी की। तो जानेंगे इसका उद्गम। तो इसका उद्गम होता है खंडेला पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और यह मंडरेला गांव में विलुप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, और इसके कई उपनाम भी हैं, जैसे इसे कांटली नदी या मौसमी नदी भी इसे कहते हैं। और गणेश्वर सभ्यता के बारे में सुना होगा आपने। वह गणेश्वर सभ्यता इसी नदी के किनारे है। कहाँ है गणेश्वर सभ्यता? सीकर में, और वह इसी नदी के किनारे है। बात करें इस गणेश्वर सभ्यता में मछली पकड़ने के 400 कांटे मिले हैं।
ठीक है दोस्तों, मछली पकड़ने के 400 कांटे मिले हैं। आगे जानते हैं इस नदी के बारे में और भी महत्वपूर्ण तथ्य। जानेंगे इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। और जो इसका बहाव क्षेत्र है वह कहलाता है तोरावाटी। ठीक है दोस्तों, और यह नदी आंतरिक प्रवाह की दूसरी सबसे लंबी नदी है। महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों यह, आंतरिक प्रवाह की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी। तो बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई है 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यह नदी जिस जिले को 2 भागों में बांटती है, जिस जिले को यह नदी 2 भागों में बांटती है वह जिला है झुंझुनू। झुंझुनू जिले को यह नदी 2 भागों में बांटती है। और झुंझुनू में इस नदी के किनारे सुनहरी सभ्यता भी विकसित थी। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में एक नदी और है जिसका नाम है बनास नदी। बनास नदी टोंक जिले को 2 भागों में विभाजित करती है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, याद रखना। कांतली नदी झुंझुनू जिले को 2 भागों में बांटती है और बनास नदी टोंक जिले को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। आगे बात करते हैं मेंथा नदी की। मेंथा नदी की बात करें तो इसका उपनाम है मेंढा नदी। और बात करते हैं इसकी उद्गम की, तो मनोहरपुरा थाना जो कि जयपुर में है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। यह जयपुर में बहने के बाद नागौर में बहती है और नागौर में बहती हुई किस में गिरती है? सांबर झील में। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य है यह भी। नागौर में इस नदी के किनारे कौन सा तीर्थ स्थल है? लूणवा जैन तीर्थ स्थल। ठीक है दोस्तों, और सांबर झील में और भी कई नदियाँ गिरती हैं, जैसे मेंथा हो गई, रूपनगढ़, खारी, खंडेल, तोमरवती। ठीक है दोस्तों, तो यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। चलते हैं आगे। आगे बात करते हैं रूपनगढ़ नदी के बारे में। उद्गम कहाँ से होता है? अजमेर से। कौन सा स्थान? कुचली नामक स्थान से। और यह भी नदी सांबर झील में अपना जल गिराती है, अजमेर से बहती हुई। और अजमेर सलेमाबाद में इस नदी के किनारे एक संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, निम्बार्क संप्रदाय की। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों साबी नदी की। इसका बात करेंगे इसके उद्गम की, तो इसका उद्गम होता है सेवर की पहाड़ियों से। और सेवर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? जयपुर में। उसके बाद में यह अलवर में बहती हुई हरियाणा की नजफगढ़ झील में अपना जल गिराती है। और जयपुर की जोधपुर सभ्यता भी इसी नदी के किनारे है। याद रखना दोस्तों, जोधपुर सभ्यता जयपुर में है। यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, जोधपुर मत कराना दोस्तों। जोधपुर सभ्यता कहाँ स्थित है? जयपुर में। और यहाँ पर किसके अवशेष प्राप्त हुए थे? हाथी दांत के। ठीक है दोस्तों, तो यह भी एक महत्वपूर्ण नदी है। सेवर पहाड़ी से उद्गम होता है, अलवर में बहती हुई हरियाणा की नजफगढ़ झील में अपना जल गिराती है। और इसी के किनारे जोधपुर सभ्यता है। और यहाँ पर क्या मिले थे? हाथी के अवशेष। चलते हैं आगे दोस्तों। आगे बात करते हैं रूपारेल नदी की। तो रूपारेल नदी के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है थानागाजी तहसील, उदयनाथ पहाड़ी, अलवर से। और जानेंगे इसके उपनाम के बारे में, तो इसके 2 उपनाम हैं, लसवारी नदी और बारह नदी। ठीक है दोस्तों, और भरतपुर में इस नदी के किनारे डीग महल और नोह सभ्यता, मोती झील और सिकरी बांध स्थित है। बात करें मोती झील की, तो इसका निर्माण सूरजमल ने करवाया था।
ठीक है दोस्तों। सूरजमल ने इसका निर्माण भरतपुर में करवाया था। मोती झील का निर्माण सूरजमल जाट ने करवाया था। और मुख्य विशेषता है इस झील की कि यहाँ पर नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नील हरित क्या पाए जाते हैं? शैवाल पाए जाते हैं। और सूरजमल जाट को इनका एक उपनाम था जाटों का अफलातून। जाटों का अफलातून भी इन्हें कहते हैं। और इसके बारे में जानेंगे दोस्तों कि उद्गम इसका कहाँ से होता है? थानागाजी तहसील से। और इसके उपनाम है लसवारी नदी, बारह नदी। भरतपुर में इसके नदी पर डीग महल और नूह सभ्यता, मोती झील और सिकरी बांध स्थित है। मोती झील का निर्माण किसने करवाया था? सूरजमल जाट ने। और इस झील में नील हरित शैवाल भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी आंतरिक प्रवाह की कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों? लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं अरब सागर की प्रमुख नदियों के बारे में जानकारी लेकर आऊँगा दोस्तों। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल